हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं संतोष प्रजापति फिर से आपके सामने लेकर हाजिर हूँ अपना यूट्यूब चैनल, यानी आपका यूट्यूब चैनल द एम्पलीफायर क्लासेस। दोस्तों, इसके पहले हमने एक वीडियो डाल दिया है जिसमें बेसिक हिंदी की जानकारी आप लोगों को बता दी। सर, मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाने वाला हूँ और हिंदी में जो भी प्रश्न आजकल के हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिस तरह के प्रश्न, जो भी प्रश्न कहीं से भी पूछे जाए, अगर प्रश्न पूछा जाता है हिंदी आज मैं बना दूंगा उस हिंदी को आपके माथे की बिंदी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास हिंदी। दोस्तों, कल हमने कुछ आप लोगों को बताया था, उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उस पर जरा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे फिर बढ़ते हैं। पहला यहाँ से पहले देखिए, क्या आप जानते हैं, यहाँ लिखा हुआ है क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं। तो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी प्रश्न दिए गए हैं, इसके बारे में बताना है। पहला प्रश्न है भारत की भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। यानी जो भाषा होती है, हम लोगों की जो भाषा होती है, जिस भाषा में हम आपसे बात करते हैं, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। जैसा कि हमने कल की क्लास में इसके जो पहले वाला वीडियो बनाया है उसमें पूरा ध्वनि के बारे में विस्तार से आप लोगों को बताया है। ध्वनि या वर्ण भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। यानी भाषा के अगर प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ध्वनि या वर्ण। अगर ध्वनि ऑप्शन में है तो ध्वनि, नहीं तो वर्ण। वर्ण का ही ना, ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि क्या, जो हमारे मुख से निकलती है जो भी चीजें, उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि। उसी को हम आकार दे देते हैं। कल की क्लास में हमने डिस्कशन किया था। दूसरा प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। दोस्तों, कल हम आप लोगों को बताए थे लिपि के बारे में। लिपि क्या चीज होती है? लिपि वो चीज होती है, यानी हमारे मुख से निकली हुई जो भी ध्वनियां होती हैं, हमारे नहीं, किसी के मुख से निकली जो भी ध्वनि होती है, उसे हमें एक चिन्ह का आकार दे देते हैं, एक उसको रूप में डाल देते हैं, यानी लिख देते हैं। वही क्या कहलाती है? लिपि। जैसे कल हमने आपको बताया था लिपि के बारे में कि हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। कौन सी? देवनागरी लिपि है। ठीक है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 3, यानी प्रश्न नंबर तीसरा हमारा है कि हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकारा गया। हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकारा गया? तो उसका आंसर होगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हमारी हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया है। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत। जैसे कभी कोई प्रश्न पूछ लेता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसको जो है राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया है। तो अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343, जैसा कि कल हमने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था, पूरा उसके बारे में बताया था। पांचवा प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं। दोस्तों, कल हमने आप लोगों से एक एग्जाम्पल देकर के बताया था कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वो चीज होती है जैसे हमारे मन की जो भावना है, हम उस भावना को प्रकट करते हैं आप लोगों के सामने, और आप लोगों के मन की भावनाओं को हम अच्छी से समझ जाएं, तो वही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। यानी हमारे मन की बात आप अच्छे से समझ जाएं,
आपके मन की बात हम अच्छे से समझ जाएं, वो क्या कहलाता है? भाषा। जैसे कल आपको हमने एक पानी वाला एग्जाम्पल दे करके बताया था। अगर मान लिया जाए जैसे हम कहें, यानी क्या हम आपसे इशारों में बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन आप उस बात को बखूबी समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? कि हमें भूख लगी है, हमें भोजन की आवश्यकता है, खाने के लिए हम आपसे कह रहे हैं। यानी भाषा किसे कहते हैं, इसको हम ऐसे ही सिंपल रूप में याद रखेंगे। हमारी कही गई बातों को आप अच्छे से समझें और आपकी बातों को हम अच्छे से समझें, वही क्या कहलाती है? भाषा। भाषा एक दूसरे को समझना ही भाषा कहलाता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन आता है भाषा के भेद। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? भाषा वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जो हम लोग पढ़ रहे हैं अपने इस क्लास में, इस एग्जाम के व्यू से, उसमें भाषा के दो भेद बताए गए हैं। पहला है मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, और दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन को हमने इसलिए डिस्कशन किया कि आपके एग्जाम के में आने वाले सारे क्वेश्चन हैं और इसके बारे में पूरे डिटेल से हमने इसके पीछे वाले वीडियो में पूरा पढ़ा हुआ है। अब आगे आता है, एक चीज कल हम छोड़ दिए थे और उसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। भाई बिना व्याकरण के तो भाषा होगी नहीं, भाषा का निर्माण कहाँ से होगा? व्याकरण से ही होगा। तो व्याकरण किसे कहते हैं उसके बारे में जो है आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। थोड़ी सी जानकारी दे देंगे, उसकी परिभाषा बता दे रहे हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। हाँ दोस्तों, तो हम आप लोगों को बता रहे थे कि व्याकरण किसे कहते हैं। इसके पहले हमने भाषा के बारे में बताया, लेकिन व्याकरण के बारे में नहीं बताया था। और व्याकरण एक चीज हमारा क्या छूट गया था, उसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं कि व्याकरण और भाषा का क्या संबंध होता है, भाषा से कैसे वो रिलेटेड है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ तथ्य लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाषा और व्याकरण के बीच गहरा संबंध है। क्या है? भाषा और व्याकरण के बीच गहरा संबंध है। दूसरा लिखा हुआ है व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने में सहायता करता है। यानी व्याकरण वह शास्त्र है जो हमारी भाषा को बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने में सहायता करता है। ठीक, यानी भाषा वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने में सहायता करता है। नेक्स्ट है व्याकरण में भाषा को नियमित एवं व्यवस्थित बनाने के नियम होते हैं। यानी व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो पहले हम बताए हैं कि बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने में होता है सहायता। उसी तरह व्याकरण में भाषा को नियमित रूप से व्यवस्थित करने, बनाने में भी सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है व्याकरण की सहायता से हम भाषा का शुद्ध एवं प्रभावशाली प्रयोग करना सीख पाते हैं। यानी व्याकरण ही ऐसा चीज है जिसकी सहायता से हम भाषा का शुद्ध रूप एवं प्रभावशाली प्रयोग करना सीख पाते हैं। ठीक है, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्याकरण क्या चीज है। ठीक है, व्याकरण की ये सारी जानकारियां आप लोगों के समक्ष हमने रख दी है। उसके बाद भाषा, जैसे हमने पहले कहा ना कि भाषा और व्याकरण के बीच गहरा संबंध है। कैसे है आइए देख लेते हैं।
ये हमारी हो गई भाषा, ठीक। ये हो गया हमारा व्याकरण। कल थोड़ा सा इस पे डिस्कशन हम किए थे, लेकिन ज्यादा नहीं किए, ध्यान नहीं देंगे आप लोग। इसका मतलब होता है शुद्ध रूप। भाषा शुद्ध रूप। भाषा जो होता है इसका शुद्ध रूप कब हो सकता है, यानी जो हमने यहाँ पे कहा है कि व्याकरण की सहायता से हम भाषा का शुद्ध एवं प्रभावशाली प्रयोग करना सीख पाते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे व्याकरण की सहायता से भाषा का शुद्ध रूप यानी भाषा का शुद्ध एवं प्रभावशाली प्रयोग करना सीखते हैं। उसके लिए थोड़ा सा हमें ये मिटाना पड़ेगा। ये हो गया होगा। देखिए, ये हमारी भाषा है और भाषा शुद्ध रूप में कब होगी, जब उसका व्याकरण सही होगा। भाषा शुद्ध रूप में तब मानी जाती है जब उसका व्याकरण से, यानी व्याकरण के नियम अनुसार अगर हमने भाषा का प्रयोग किया है तो भाषा हमारा क्या होगा, शुद्ध एवं सरल होगा। ठीक, जैसे देख लेते हैं, मान लिया जाए आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न अंग हैं। आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, पेट हो गया, हाथ हो गया, दिमाग हो गया। ये सारी चीजें जैसे कान, नाक, आँख, दिमाग, ठीक, ये मानव शरीर के अंग हैं। क्या है, मानव शरीर के अंग हैं। इसकी तुलना हम व्याकरण से कर रहे हैं। कैसे बता रहे हैं व्याकरण में समझाने के लिए, जिस तरह हर विभाग, हर जो होते पार्ट होते हैं शरीर के, उसके हर अलग अलग क्या होता है, विभाग होता है और उसके अलग अलग डॉक्टर होते हैं। कैसे, जैसे कान का डॉक्टर अलग होता है, नाक का डॉक्टर अलग होता है, आँख का डॉक्टर अलग होता है और दिमाग का डॉक्टर अलग होता है। यानी कान के लिए हमें कान विभाग में जाना है, नाक के लिए नाक वाले विभाग में और आँख के लिए आँख वाले विभाग में, दिमाग के लिए दिमाग वाले विभाग में जाना है। दोस्तों, इसका इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये हम आप लोगों को एक समझाने के लिए, ताकि समझ में आ जाए आपको अच्छी तरह से, इसके लिए एक हमने एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण बताया है। इसी से संबंधित ये बताते हैं कि व्याकरण की सहायता से, अगर व्याकरण हमारा सही होगा, व्याकरण और भाषा का गहरा संबंध हमने अपने एग्जाम्पल में बताया था परिभाषा में। तो कैसे संबंध है, यानी व्याकरण का शुद्ध रूप कब होगा, जब उसमें जितने विभाग को गठन किया गया, जितने विभाग, उसमें भी विभाग बनाए गए हैं। भाषा ऐसे ही नहीं बन जाती है। भाषा बनाने के लिए क्या, कई चीजों से गुजरना पड़ता है, कई विभाग उसमें भी आते हैं। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया, उसी तरह से भाषा को शुद्ध रूप देने के लिए जैसे वर्ण की आवश्यकता होती है सबसे पहले, उसके बाद शब्द की आवश्यकता होती है, उसके बाद वाक्य की आवश्यकता होती है। यानी भाषा का गठन तभी होता है, भाषा तभी बनती है जब उसमें वर्ण होंगे, वर्ण से बनने वाले कुछ शब्द होंगे और उस शब्द से मिलाकर एक वाक्य बनाएंगे और वह वाक्य क्या कहलाएगा, भाषा कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से जिस तरह से हमने ये बताया है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है कि हर विभाग के लिए अलग अलग डॉक्टर होते हैं, अलग अलग उनका विभाग होता है। उसी तरह भाषा को शुद्ध बनाने के लिए कई विभाग बनाए गए हैं। विभाग मतलब यहाँ पे ये 3 रूप दिए गए हैं, 3 विभाग बनाए गए हैं। पहला विभाग है हमारा वर्ण। वर्ण जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है और देखा है, उसको आप देख लीजिएगा। वर्ण से वर्ण विचार, वर्ण से वर्ण विचार, यानी पहला विभाग जिसका नाम है वर्ण विचार। दूसरा विभाग शब्द विचार, यानी दूसरा विभाग है हमारा शब्द विचार। और तीसरा है वाक्य विचार।
यानी इन 3 विभागों को मिला करके हम भाषा को सही एवं शुद्ध रूप देते हैं। और ये किसके कारण होता है? व्याकरण के कारण। व्याकरण अगर हमारा सही है तो भाषा भी हमारी सही होगी और शुद्ध होगा। इसीलिए तो कहा गया है व्याकरण और भाषा में गहरा संबंध है। ठीक है दोस्तों, ये 3 पार्ट हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इन तीनों पार्टों को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, इसके बारे में अलग अलग डिस्कशन करेंगे। उसके लिए हमने कल ही शुरुआत कर दी थी वर्ण विचार की, और वर्ण होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हम बता रहे हैं वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार के बारे में, वर्ण विचार, इसके बारे में दोस्तों हमने कल ही डिस्कशन कर लिया था। और इसके बारे में कल हमने बता दिया था कि वर्ण क्या होता है। वह मूल ध्वनि होती है, वर्ण वह मूल ध्वनि होती है जिसका और खंडन न किया जा सके, यानी जिसे काट पीट कर और छोटा न किया जा सके, वही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। वर्ण विचार में हम बताए थे वर्णों के सार्थक समूह को, यानी वर्णों के क्रमबद्ध तथा सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के सार्थक तथा क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ये सारी चीजें हमने कल के वीडियो में डिस्कशन कर लिया, इसलिए नहीं बता रहे हैं, थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं। वर्णमाला, वर्ण के बारे में हमने बता दिया कि वह मूल ध्वनि होती है जिसका और खंडन न किया जा सके, यानी जिसे और छोटा न कर सके, वो क्या कहलाता है? वर्ण। और वर्णों के क्रमबद्ध तथा सार्थक समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि वर्णमाला जो होता है ये 3 रूपों में विभक्त होता है। ठीक है, वर्णमाला 3 रूपों में विभक्त होता है। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन, और तीसरा होता है प्लुत, सॉरी प्लुत नहीं, अयोगवाह। अयोगवाह, ये भी चीजें कल बता चुके हैं। स्वर के भी बारे में बता चुके हैं। तो आइए स्वर पे थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं हम। स्वर कहते हैं किसको? जो अक्षर, अक्षर के बारे में कल हमने आपको बताया था कि अक्षर क्या होता है? जिसका और क्षरण न किया जा सके, यानी जो और छोटा ना हो सके। मूल ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। और वर्ण अक्षर को भी बोलते हैं। और वर्णमाला में हमें स्वर के बारे में जानना है। तो स्वर कहते हैं कि इसको हैं हम। स्वर जो होता है जिसको हम बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोलते हैं, यानी जो स्वतंत्र होते हैं अपने आप में, वो स्वर कहलाते हैं। इसके बारे में हमने कल डिस्कशन कर लिया था। आज थोड़ा सा उसके बारे में बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद आगे की क्लास आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि स्वर किसे कहते हैं। ठीक, स्वर उसे कहते हैं जो बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाए, यानी जो ध्वनियां स्वतंत्र होती हैं उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर के भी हमने कल 3 भाग बताए थे। कौन कौन सा? पहला था ह्रस्व स्वर, दूसरा था दीर्घ स्वर, और तीसरा हमारा था प्लुत स्वर। क्या क्या? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसके बारे में कल तो डिस्कशन हुआ ही था। अब हम ये एक एक करके तीनों के बारे में जानते हैं
कि आखिर ये होता क्या है और कौन कौन से अक्षर, कौन कौन से वर्ण ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, दीर्घ कहलाते हैं और प्लुत कहलाते हैं, तथा इन वर्णों की अकेले अकेले कितनी संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहला आता है ह्रस्व स्वर। सबसे पहला है, स्वर का विभाजन कर रहे हैं, ध्यान रहे। सबसे पहला, ये स्वर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है ह्रस्व स्वर। अब दोस्तों ह्रस्व स्वर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में, यानी स्वर जो होता है, स्वर में जो जो वर्ण आते बता दिए पहले ये जान लीजिए स्वर में कौन कौन से वर्ण है, तो आप लोग गलत समझने लगेगा। स्वर में अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। इतने ही हमारे स्वर होते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं? 11। कुल स्वरों की संख्या कितनी? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इनको 3 भागों में, इन 11 वर्णों को, ये ध्वनि मतलब भी वर्ण ही होता है। ये जो सारी 11 ध्वनियां हैं, यानी 11 वर्ण हैं, जितने अक्षर हैं, अक्षर कहें, वर्ण कहें, ध्वनि कहें, सब एक ही चीज होता है। इनको 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला हमने बताया क्या? ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ और तीसरा होता है प्लुत। तो दीर्घ और प्लुत के बारे में बाद में पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं ह्रस्व स्वर क्या होता है और कौन कौन से ह्रस्व स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वरों की संख्या क्या है और ह्रस्व स्वर को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूं, ये स्वर जो होते हैं, स्वर को हम अच नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? अच। कहीं कहीं प्रश्न पूछा भी जाता है बहुतों बार। ये संस्कृत में, संस्कृत के प्रत्याहार होते हैं। संस्कृत में जैसे महेश्वर सूक्त होता है, अ ई ऊड़ ऐ औं ऐ छवरट लड़ यमन, उसी में प्रत्याहार में आते हैं अच। अच, अच जो होता है ये स्वर के अंतर्गत आता है। लेकिन कभी कभी हिंदी में भी इसका प्रश्न बन जाता है, हिंदी के प्रश्न पत्र में भी इसके प्रश्न आ जाते हैं। स्वर को हम और किस नाम से जानते हैं, तो आज से अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा कि स्वर जो होता है वो अच, अच नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए हम ह्रस्व स्वर के बारे में बताते हैं कि ह्रस्व स्वर होता क्या है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या अगर पूछी जाए तो 11 है और उनको अलग अलग कैटेगराइज करने पे कौन कौन से हैं। स्वर को विभाजन 3 रूपों में हुआ है, बता दिए हैं। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। सबसे पहले हम ह्रस्व के बारे में पढ़ते हैं कि ह्रस्व स्वर होता क्या है। ठीक है, ह्रस्व स्वर जिन वर्णों का उच्चारण, ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण, यानी जो अक्षर को, जिस अक्षर को बोलने में हमें बहुत कम समय लगता है, यानी अल्पमात्र समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व
स्वर कहते हैं। ठीक है, यानी जिन वर्णों या ध्वनियों को बोलने में जो भी अक्षर जब हम अपने मुख से बोलते हैं उसके बोलने में बहुत कम समय लगे, बहुत, यहाँ पे शब्द क्या, बहुत कम समय, मतलब थोड़ा सा समय लगे, जल्दी से उसको हम बोल लेते हैं, वही क्या कहलाता है, ह्रस्व स्वर कहलाता है। ये बातें तो आपके समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं, इन ह्रस्व स्वरों को हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल स्वर। ह्रस्व स्वरों को एक नाम से और जानते हैं, उसको मूल स्वर भी कहते हैं। क्यों मूल स्वर कहते हैं, इसके बारे में अभी बताएंगे आगे। ठीक है, तो देखते रहिए। और एक चीज और, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, अगर ये पूछ ले कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 4। यानी ह्रस्व स्वर, यहाँ से 3 प्रश्न हमारे समझ में आ रहे हैं। एक वो कि ह्रस्व स्वर होता क्या है, कि जिन वर्णों को बोलने में हमें कम से कम समय लगता है, यानी जिसे हम बहुत जल्दी से बोल देते हैं, बहुत अल्प मात्र समय में, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा, ह्रस्व स्वर को और किस नाम से जानते हैं, तो ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न, ह्रस्व स्वर में कुल कितने वर्ण आते हैं, तो 4 वर्ण आते हैं। ह्रस्व स्वर में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 4 है। ठीक है, अब कौन कौन 4 वर्ण हैं हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, अ, छोटी, छोटा और री, ये 4 वर्ण जो होते हैं ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये जो 4 वर्ण हैं, अ, ई, उ, ई, ये 4 वर्ण ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। ठीक है, यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। जैसे मान लिया जाए एक प्रश्न रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से 3 तो दिया रहेगा, लेकिन वहां पे मान लिया जाए इसकी जगह पे ये दे देगा। ठीक, इस तरह से दे देगा 4 ऑप्शन में, और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है। बाकी 3 तो आप जानते ही हैं, 3 ह्रस्व स्वर होते हैं, ये वाला इसमें नहीं आता है, इसलिए ह्रस्व स्वर नहीं है। इसलिए हमें जानना जरूरी होता है कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4, और होते कौन कौन हैं, अ, छोटी, छोटा उ और री, ये 4 जो वर्ण होते हैं ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा हम आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को ह्रस्व स्वर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है इसी स्वर का दूसरा रूप, दीर्घ स्वर। क्या होता है, दीर्घ स्वर। ठीक है, हमने बताया कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के माने हमने पढ़ा, क्या होता है, कितने होते हैं, उसे और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वाले वीडियो में आगे का डिस्कशन करेंगे। दीर्घ स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होते हैं, यानी पूरी हिंदी की पूरी क्लास A to Z, व्याकरण से लेकर के आपको पूरा साहित्यिक हिंदी तक सारा कुछ जानकारी इस चैनल पे मिलने वाला है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।